गुड मॉर्निंग बच्चों, वापस आ गए आप सब। सुबह तो मुंह धो के बैठे थे, अब ना धो के बैठे हो ना, या अभी भी ऐसे ही पड़े हो बिस्तरों में? मम्मी आज चिल्ला रही है पीछे से, नहा लो नहा लो। हैं? खैर, कुछ नहा लिए होंगे, कुछ आलसी अभी भी पड़े होंगे बिस्तरों में। नहा लेंगे मैडम, हमने कौन सा कहीं पर जाना है। ठीक है। वैसे तुम लोगों के स्कूल, जब तुम लोगों के शुरू होने वाले कॉलेज, तुम बड़े हरामी होने वाले हो। नहीं, सारे के सारे, सबसे ज्यादा तुम्हें मुसीबत आने वाली है कॉलेज आने में। इसलिए तो आधे से ज्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर ऐसे ही चलने दो, है ना। अरुण सर को मैसेज कर रहे हैं, सर ऐसे ही चलने दो क्लास को, कोई जरूरत नहीं है ऑफलाइन करवाने की, ऑनलाइन ही खुश हैं हम लोग तो। क्या, चलो। हम लोगों ने कल शुरू किया था अपना फोटो सिस्टम, सॉरी, अपना ये चल रहा था एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चल रहा था। कोई किसी बच्चे को एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डाउट हो? दोनों समझ में आ गए थे मेरे ख्याल से। कल मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा में कोई, मैं ये नहीं कह सकती संबंध होता है। हालांकि हम दोनों चीजें, दोनों निकलते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो फॉर द पिगमेंट्स एंड एक्शन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो फॉर द पिगमेंट्स, लेकिन इसके अलावा और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने कल कर दी थी। उसके बाद अब जो हम बात कर रहे हैं आज आप लोगों से, वो बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताने की जरूरत है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टैक्ड ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड द ग्रैनम। ग्रैना कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? ग्रैनस, थाइलेबॉइड्स। क्या है ये? थाइलेबॉइड्स है। थाइलेबॉइड्स और लैमेला, कई नाम होते हैं इनके। ठीक है। जो कैसे होते हैं, एक स्टैक में लगे रहते हैं। एक को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या होता है इसका? सिंगुलर होता है ग्रैनम। सिंगुलर क्या होता है बच्चों? ग्रैनम। ठीक है। ये जो ग्रैनम होते हैं, ये किससे जुड़े हुए होते हैं इस तरह से? इनको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेबॉइड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेबॉइड। इसके अंदर भरा भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल स्ट्रोमा। पता है सबको, बताने की मेरे को लग नहीं रहा जरूरत है। ये सारी चीजें सेल बायोलॉजी सभी लोग पढ़ के आए हैं जितने भी बैठे हैं। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो एल्गी आप लोग पढ़ के आए, क्लेमाइडोमोनास। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो किसी में स्टार शेप्ड पढ़े हैं अपन ने, किसी में जिगजैग शेप पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं। ठीक है। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लांट और अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज, क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? वेरी कर जाती है। तो ये तो बात हो गई क्लोरोप्लास्ट की। ठीक। अगर मैं एल्गी की बात करूं, एल्गी में, तो एल्गी में क्योंकि ये क्या है आपका, हाँ, एल्गी क्या है आपका? सबसे प्रिमिटिव मेंबर है, तो एल्गी में ग्रेना नहीं होते। ग्रेना नॉट प्रेजेंट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में, एल्गी में, इन एल्गी ग्रेना आर नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक। लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस तो करता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं इसमें? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स embedded in matrix। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? embedded in matrix। मैट्रिक्स में घुसे हुए होते हैं। या मैं ये कहूँ, जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें बिखरे हुए रहते हैं। किसमें? एल्गी में। ठीक। अगर इसकी बात करूं, स्ट्रॉन्गल थाइलेबॉइड्स, इसको इंटरग्रैनम लैमेला भी कहा जाता है। स्ट्रोमल थाइलेबॉइड्स को इंटरग्रैनम लैमेला भी इनको कहा जाता है।
ठीक, तो ये तो बात हो गई, कॉमन बात हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अब मैं आपसे बात करती हूँ किसकी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ होते हैं बच्चों, यहाँ होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताऊँ आपको, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले बात करूं मैं आपसे, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है दोनों होते हैं, यानी कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों पे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दिस आर द आउटर सरफेस, और ये जो आप देख रहे हैं ये दीज आर द इनर सरफेस, यानी कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जैसे ये ग्रैनम, अगर मैं बात कर दूं ग्रैनम की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की होती है। तो ये लिपिड्स है, ये प्रोटीन लेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रोटीन लेयर के साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अटैच विद, या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जगह पिगमेंट में भी कह सकती हूँ, पिगमेंट अटैच विद प्रोटीन। किससे अटैच रहते हैं ये, प्रोटीन से, तो इसको कहते हैं हम पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और पिगमेंट अटैच विद द प्रोटीन एंड फॉर्मिंग क्लोरोफिल पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। ये क्या मिल जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसको क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कह लेते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, किसमें धसे हुए हैं, ये लेयर एम्बेडेड होते हैं किसमें बच्चों, लिपिड की लेयर में, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती नहीं होती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन के साथ ये कॉम्बिनेशन में होते हैं, पिगमेंट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किसमें धसा हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर में ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स धसा हुआ होता है। तो दो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जब हम आपसे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि दो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कौन से, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। अभी थोड़ी देर में इन्हीं की बात करने वाले हैं हम, तब इनके बारे में और बात करेंगे। तो दो टाइप के पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो है आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड की अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है ये लाइट रिएक्शन है। फोटोसिस्टम फर्स्ट इज अ लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट में होता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो ध्यान से देखना, अगर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स की अगर मैं यहाँ ग्रेनम की बात कर रही हूँ, तो आउटर सरफेस पर आपको कौन मिलेगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट या सेकंड, करेक्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलेगा। क्यों, बाहर की सरफेस है तो इसमें लाइट आराम से आ सकती है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ, आउटर सरफेस पर। जबकि इनर सरफेस पर इधर की तरफ, स्टैक इधर की तरफ जो ये मिलेगा वो होता है आपका फोटोसिस्टम सेकंड। और फोटोसिस्टम फर्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, इधर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड इंटरग्रेनम लेवल पर भी आपको क्या मिलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड आपका डार्क रिएक्शन में होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। वैसे ही आपको डार्क में मिल जाएगा, यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट आपको डार्क में, यहाँ पे केवल यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि केवल यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड मिलता है, इधर फोटोसिस्टम फर्स्ट भी मिल जाता है, लेकिन आउटर सरफेस पर लाइट डायरेक्शन में आपको केवल क्या मिलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलता है। क्लियर कर की बात आप ही आगे 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 जब हम इनकी बात करेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में, आगे से दे रखा है अलग से, तब हम इनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। चलिए, अगर मैं इनकी रिएक्शन सेंटर की बात करूं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों के रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो दोनों में, पहली बात तो क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल मॉलिक्यूल, आप सबको पता है क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल मॉलिक्यूल है। तो दोनों के रिएक्शन सेंटर में क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए ही होते हैं। लेकिन इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है बच्चों, दोनों की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो क्या होती है, अलग होती है। इसकी होती है 700 माइक्रोमीटर, यानी कि 700 माइक्रोमीटर वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि इसकी होती है 650 to 680, इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है।
ठीक है, तो ये 700 माइक्रोमीटर और फोटो सिस्टम सेकंड 650 टू 680 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद बात करें फोटो केमिस्ट्री की। इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? कोई डाउट हो किसी को? नहीं? चलो मैं फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री क्या होगा? फोटो मतलब फोटोन, लाइट के प्रेजेंस में, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको बोलते हैं हम फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ तो फोटोसिंथेसिस फोटो केमिस्ट्री तो है। फोटोसिंथेसिस में क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है, और किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की रिएक्शन में होती है। होती है कि नहीं होती? अच्छा, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन किन किन के बीच में होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हम कहते हैं CO2 प्लस H2O मिलता है तब जाकर बनता है। लेकिन ये जो H2O है ना बच्चों, ये हमें दिखता तो ऐसे CO2 प्लस H2O ऐसे मिल रहा है, यानी कि पूरा CO2 H2O से मिल रहा है, और हमें C6H12 और O6 मिलता है, और साथ में एक ऑक्सीजन भी निकल जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको करते कैसे हैं वो आप यहाँ देखेंगे। जो ये H2O है, इस H2O भी दो स्टेप में टूटता है। दो स्टेप में, एक पहली अगर मैं बात कर रही हूँ उसकी, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में H2O ब्रेक होता है, किसमें? 2H प्लस प्लस O माइनस। इसमें जो ये H2O है आपका, ये H2O आपका ब्रेक होता है कैसे? इस तरह से, ये। ठीक है, और ये जो O2 आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो O2 आप यहाँ देख रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं। और दूसरा स्टेप होता है ये जो 2H प्लस है, इस तरह से, इस तरह से, ये मतलब ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेगा। मैटर लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर केवल। ठीक है, ये केवल मैंने मैटर लिख दिया। तो इस तरह से, यानी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, एंड दीज फोटोकेमिकल रिएक्शन इज taken place in the two steps. First step in which the water molecules break down photolyzed water molecule photolyzed into the 2H2O in the 2H2 plus and O2, and O2 is released as a byproduct, and this 2H2 plus get reduced the or get connected or reacted with the CO2 and form the matter. ठीक है, और इसमें एज अ रॉ मटेरियल दोबारा से वाटर निकल जाता है। यानी कि मैं ये कहती हूँ कि जितना H2O प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनमें से आधा फोटोलाइज्ड हो जाता है, मतलब यूज हो जाता है प्लांट के द्वारा आधा, और बाकी का आधा ये क्या कर लेते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ मैटर, वो सॉरी रिलीज, आधा क्या कर देते हैं? ये रिलीज कर देते हैं। यानी कि पानी जो होता है कुछ निकल जाता है, कुछ वापस मिल जाता है प्लांट्स को, प्लांट को यू, और बाकी का क्या होता है? प्लांट्स के यूज में आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हम प्लांट्स को डिफरेंस, इसमें होने वाली रिएक्शंस को हम बात बताते हैं। तो ये जो पहली रिएक्शन है, इनके भी नाम है। पहली जो रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोकेमिकल फेज। इस फेज को क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोकेमिकल फेज। और ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है CO2 फिक्सेशन, या केवल फिक्सेशन फेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है, ऊपर क्या हो रहा है? फोटोकेमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट क्या हो रहा है? H2O ब्रेक हो रहा है। और दूसरा स्टेप क्या है? इसमें फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिक्सेशन फेज।
अच्छा, इसको जो होता है बच्चों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है आपका वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है तो इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। और इस रिएक्शन को, ये जो फेज है इसको तो हमने फोटोकेमिकल फेज कह दिया, और इसमें हो क्या रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द फोटोन, पानी का क्या हो रहा है लाइसिस हो रहा है, पानी टूट रहा है। और ये जो है रिएक्शन ये दिया था हिल ने, हिल्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है हिल रिएक्शन। यानी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस photolysis of water take place and this reaction is known as the Hill reaction and this phase is known as the photochemical phase. After the photolysis of the water, fixation of the CO2 takes place and this phase is known as the fixation phase. क्लियर है आपको बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये होती है आपकी फोटोकेमिस्ट्री। इसको फिक्सेशन फेज लेके और रिडक्टिव फेज भी कह सकते हैं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि क्या हो रहा है CO2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्टिव फेज भी कहा जाता है। फिक्सेशन फेज और रिडक्टिव फेज। क्लियर बच्चों सबको? चलिए, अच्छा हमने एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला कि फोटोसिंथेसिस है ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन का कॉम्बो है या नहीं है? लाइट और डार्क रिएक्शन का कॉम्बो है, ठीक। अच्छा, इससे पहली वाली जो हुई थी आपकी लाइट जो रिड्यूस हुई थी, आपका जो रिएक्शन हुई थी तो आपको समझ में आ गई फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है एविडेंसेस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट और डार्क रिएक्शन का कॉम्बो है। अच्छा, लाइट और डार्क रिएक्शन होती है इसमें, या ये कहे कि फोटोसिंथेसिस डार्क में होता है, ये चीज को किसने डिफाइन किया है? तो आपका एक बात बता दूं मैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो पहली स्टेप होती है इट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, बट सेकंड रिएक्शन यानी कि फिक्सेशन ऑफ CO2 इज हैपन इन द डार्क रिएक्शन। ये लाइट सबसे पहला स्टेप लाइट में होता है, दूसरा स्टेप डार्क में हो रहा है, और यही चीज है जो डार्क को डिफाइन करेगी कि ऐसा होता है। इसको लेकर भी साइंटिस्ट ने एविडेंसेस दिए हैं, ठीक है, इसको बताने के लिए कि हाँ ये डार्क में हो रहा है ये लाइट में हो रहा है, इसको बताने के लिए एविडेंसेस दिए गए। पहला तो था फिजिकल सेपरेशन। फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन क्या है? फिजिकल सेपरेशन में क्या किया उन्होंने, कोई एक पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट लिया, उस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट से ग्रेना, ग्रेना जो होता है ग्रेना है हमारा, मैंने आपको बताया इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों है, ठीक। जो ग्रेना है इसको उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन द एब्सेंस ऑफ द CO2, इन द एब्सेंस ऑफ CO2 वाटर सप्लाई किया, बट प्रेजेंट ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एब्सेंस ऑफ द CO2 बट प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन्होंने इसको अप्लाई किया कहाँ पर, लाइट में। तो इन्होंने देखा क्या बनता है, NaDpH2 या NaDp+, H2 बाद में बनेगा, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने ग्रेना को लाइट में ट्रांसफर किया, बना ही देते, जब ग्रेना को इन्होंने लाइट में इन द एब्सेंस ऑफ CO2 बट प्रेजेंस ऑफ वाटर इन्होंने इसको रखा, तो इन्होंने देखा कि इसमें ATP और NaDpH2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, लेकिन क्या है CO2 इसमें एब्सेंट है। जब इसी ग्रेना को उन्होंने डार्क में रखा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन्होंने इसको रखा, तो इन्होंने क्या देखा कि जब हमने इसको CO2 का प्रेजेंस रखा लेकिन डार्क में रखा, तब इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसके बेसिस पर जब इन्होंने दो अलग अलग रिएक्शन जब इन्होंने की, तब हम कहते हैं कि इसको क्या था, उन्होंने एविडेंसेस दिया कि ग्रेना जो होता है एक टाइम पे उसको डार्क में रखा गया, एक टाइम पे उसको लाइट में रखा गया, एक टाइम में उसको CO2 दिया गया, एक टाइम पे उसको CO2 नहीं दिया गया, तो दो अलग अलग रिएक्शंस इसमें हैपन
होती है। तब क्यों? क्योंकि लाइट में क्या हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड इन द डार्क इट हैपेंस द और इट कंटिन्यूज विद द आपका फिक्सेशन फेज। ठीक, तो ये तो था पहला फिजिकल सेपरेशन। दूसरा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दूसरा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी हो रही है, मान लो ए हो रही है, इसकी जो क्वांटिटी आ रही है पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी हो रही है, मान लो ए क्वांटिटी में हो रही है, और जब वही पर्टिकुलर रिएक्शन कम टेम्परेचर पर, यानी कि -10, हमने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में से क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिया है, जब हमने उसको रखा तो जितनी हो रही है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, मान लो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने उसको दे रखा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है ए, लेकिन जब यही पर्टिकुलर रिएक्शन कितने पे हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, जब यही रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 60 से कम पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर हो रही है, और तब उसकी क्वांटिटी जो आ रही है बी आ रही है, तो इनका जो रेशियो होगा जितना आ रही है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर? इसके लिए जो गिवन है इन द केमिस्ट्री, जो गिवन है कि अगर प्योरली केमिकल रिएक्शन होता है, अगर प्योरली केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है ना बच्चों, इसको लिखते हैं Q10, इसको लिखते हैं Q10, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 2। जब प्योरली केमिकल रिएक्शन होता है तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है वो आती है 2, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू आती है 1। समझ आ रही है बात? इतना समझ आ रहा है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी हो रही है, ए, पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे लेते हैं, 60 से अगर ये 50 हो जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज बी, तो इनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर रिएक्शन प्योरली केमिकल है, अगर रिएक्शन प्योरली केमिकल है तो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ रहा है वो आता है 2, लेकिन अगर रिएक्शन कैसी है, फोटोकेमिकल है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है 1। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, चलिए आपकी क्लास को बीच में थोड़ा इंटरप्ट करते हैं, कौन कौन से आपके ऐसे दोस्त हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं, आपके दोस्त हैं? देखो इसका सिर्फ एक तरीका फिर किया जाएगा कि आप लोगों की क्लास बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप गिनती के 4 बच्चे आ रहे हो, 4-5 बच्चे आप गिनती के आ रहे हो क्लास में, बताओ क्या फायदा है आपकी ऑनलाइन क्लास? मेरे को इतना, मैं मतलब यहाँ खड़े होके आपको बोल रही हूँ, आपको पता है आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस लगती है उससे ज्यादा मेहनत हमें यहाँ खड़े होके ऑनलाइन बोलने में लग रही है, और सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, कि कल को जब हमारे कॉलेज का जब आपका रिजल्ट आएगा तो हमारे कॉलेज का नाम खराब ना हो, आप लोगों के पास आपका मैटर पूरा हो, ठीक है? तो अब तो फिर मैनेजमेंट यही डिसाइड करेगा कि आप लोगों की भी क्लास बंद कर दी जाए, जितना हो गया उतना सही है, उतने में खुश रहो। आप लोग जो क्लास लेके खुश ही नहीं हो, क्लास लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो फिर आप लोगों की क्लास बंद करी जाए। कौन कौन से फिर को नाम बोलना, बच्चे जो नहीं ले रहे क्लास? जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उनको प्लीज बोलो आप लोग जाकर कि क्लास वो लें। मैंने आपको फर्स्ट डे जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने बोल दिया था कि सेकेंड ईयर की बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुद से पढ़ने बैठोगे तो समझ नहीं आएगी, एंड ट्रस्ट मी गाइस मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगी। मैं यहाँ पागलों की तरह आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोले जा रही हूँ कि पढ़िए आप लोग, पढ़िए आप लोग, जो डाउट है वो पूछिए आप लोग, तब भी आप लोगों से नहीं हो रहा है।
अब तो मैंने इसलिए बोर्ड पर बहुत सही तरीके से लिखना शुरू कर दिया। पहले तो मैं कहीं भी लिख देती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे शायद शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, खुद लिख रहे होंगे, तो हम प्रॉपर अच्छी राइटिंग में और सही तरीके से मैं लिखी हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकें साथ साथ में। तो हम जब आपको इतना मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो आप लोग घर बैठ के पढ़ भी नहीं सकते हो? एक बात बोलो, पढ़ने में भी जोर आ रहा है आप लोगों को? तो जितनी लड़कियां क्लास ले रही हैं, अपनी अपनी फ्रेंड्स को फोन करिए और बताइए क्लासेस लग रही हैं, और अगर वो क्लास नहीं ले रही हैं तो मुझे रिपोर्ट करो कॉलेज में। नहीं ले रही है उनके नाम मुझे बताओ, मैं उनको परमानेंटली अपनी क्लास से ब्लॉक करूंगी, चाहे अब है और चाहे बाद में। अगर आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई, मैं उनको अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगी। तो इतनी ड्यूटी आपकी बनती है, आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो इतनी ड्यूटी आप लोगों की बनती है कि आप लोगों की जो फ्रेंड्स क्लास नहीं ले रहे हैं, आप उनको बोलो कि क्लास ले, और जो क्लास नहीं ले रहे हैं आप उनके नंबर मुझे दें, उनके नाम आप मुझे दें, मैं यहाँ कॉलेज से उनको ब्लॉक करवा दूंगी परमानेंटली, फिर वो अपने घर बैठे और खुश रहें। समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो ये चीज आप लोग करिए प्लीज, और रिज्वाइन कर लीजिए क्लास दोबारा आगे शुरू करने से।